नमस्कार मित्रों, शिक्षा तुरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तुरु के साथ में आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। आज हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। एक मिनट। आज सिटी जी, जी। सिटी 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 एक मिनट चली गेले। ठीक है? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। देखो कहाँ चला जी। गया। एक मिनट कहाँ चला गया। रुक लो ना। थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ी हो गई उधर, 2 मिनट में हम लोग फिर हाँ, से वही जुड़ते तो हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, जी। दिख रहा है मैम आपको अब? आवाज आ रही है लेकिन एक मिनट देख रहे क्या हो गया है। जी, एक जी, आप मिनट देखें प्लीज़। एक मिनट। आप देख रहे हैं शिक्षा तुरु के हाँ खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तुरु के साथ। जी मैम, आप सही है? हाँ हाँ, बस बस देख रही हूँ, आवाज खूब अच्छे से आ रही है। अब देख रही हूँ पहले। तो टच क्यों करती रहती हैं आप इसको? आप तब तक देखें मैम, मैं शिक्षा तुरु के बारे में थोड़ा दर्शकों से बात कर लूं। आप देख रहे हैं शिक्षा तुरु का खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तुरु के साथ में। शिक्षा तुरु एक सामाजिक संस्था है, एक रजिस्टर्ड सामाजिक संस्था है, जिसमें हम लोग गरीब बच्चों की पढ़ाई को गोद लेते हैं। गरीब बच्चे की पढ़ाई को सारे इनके जितने मेंबर्स हैं अपने पर्सनल कंट्रीब्यूशन से उनकी पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इसमें कई नामी गिरामी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी मदद दी है। हमारे साथ जुड़ गई हैं फिर से मैडम। मैडम, आ रही हैं आपकी आवाज? हाँ बस आ रही, आवाज आ रही, आपकी मेरी आवाज आ रही है। जी, जी, जी। ठीक है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शेफालिका वर्मा। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका शिक्षा तुरु का। मैडम, आपने हमारे लिए समय दिया, इतने व्यस्त समय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मैडम से इससे पहले की परिचर्चा की शुरुआत करूं, मैं एक संक्षिप्त परिचय मैडम का दे दूं। मैडम का परिचय इतना लंबा चौड़ा है कि उसको मैं करने लगूं तो मेरा पूरा कार्यक्रम चला जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त परिचय, जो खास परिचय मैं मैडम का दे दूं। डॉक्टर शेफालिका वर्मा जो है वो सहरसा कॉलेज में एसएनएस आरकेएस कॉलेज में एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी रही हैं। वो एएन कॉलेज में 10 वर्षों के लिए डेपुटेशन में हिंदी में रही हैं। इन्होंने साहित्य की सेवा लगभग 60 वर्षों से साहित्य की सेवा कर रही हैं। इन्हें फर्स्ट इंडियन लेडी जो जिन्होंने मैथिली कल्चरल सोसाइटी यूके में चीफ गेस्ट होने का इनको अवसर मिला है, ये फर्स्ट इंडियन लेडी हैं। इनको फर्स्ट वर्ल्ड वुमेन अवार्ड 2015 से सम्मानित किया गया है, बहुत ही गौरव की बात है। इन्हें 8th नेशनल लाइफ टाइम वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2015 मिला है, जो कि इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया है। इन्हें मिथिला रत्न से सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल मैथिली कॉन्फ्रेंस मुंबई 2015 में। इन्हें डॉक्टर उमेश मिश्रा मेमोरियल गोल्ड मेडल ये मैथिली अकादमी इलाहाबाद के द्वारा दिया गया है, बेस्ट मैथिली राइटर इन इंडिया। ये 1974 की बात है जब इन्हें पुरस्कार मिला है। इन्हें मिथिला विभूति से सम्मानित किया गया है और इन्हें मिथिला की महादेवी वर्मा भी कहा जाता है। और जो मैडम के व्यक्तित्व में सबसे खास सितारा है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया है। ये बहुत सारे गवर्निंग कमेटी के मेंबर्स भी रही हैं। अभी मैडम गवर्निंग बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मैथिली भोजपुरी अकादमी नई दिल्ली से जुड़ी हुई है। नई दिल्ली गवर्नमेंट और एनसीआर में है। मैथिली भोजपुरी अकादमी काफी नामी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी काम करते हैं। मैडम ने काफी सोशल सर्विस भी किया है। सहरसा में रहकर ये म्यूनिसिपल कमिश्नर रही है, इंटरनेशनल वुमेन कमेटी में भी रही है, रेड क्रॉस कमेटी में भी रही है। बहुत लंबा फहरिस्त है, हम लोग धीरे धीरे मैडम से बात करेंगे। मैडम की कई किताबें प्रकाशित हुई हैं और कई सारी किताबें प्रेस में हैं। इनकी संपूर्ण जीवन यात्रा पर हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और समाज सेवा से जुड़ी हुई बातों पर हम लोग मैडम से डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे। मैडम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। मैडम, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल मैं रख दूं, हमारे एक दर्शक हैं जो आपकी बहुत बड़ी फैन है, इंदौर से हैं, इंदू मलिक, आपकी बहुत बड़ी फैन है। इन्होंने कहा है कि मैं मैडम को बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। बहुत सारे जो मैथिली मंच की जो लाइव कार्यक्रम है वो लगातार वो देखती रहती हैं और इन्होंने आपकी जीवन यात्रा भी पढ़ी है कि कैसे आप बालिका बधू बनकर आई, कैसे आपको जो है बहुत सारी पारिवारिक और सामाजिक बंदिशों का सामना करना पड़ा, फिर भी आप आगे बढ़ के बहुत प्रेरणात्मक जीवन लोगों को संदेश दे रही हैं। ये पूछना चाह रही हैं आपसे
कि कैसे जनोपयोगी साहित्य के सृजन से समाज की सेवा की जा सकती है। समाज की सेवा पर जी। साहित्य और समाज का रिश्ता तो ऐसे भी लोग कहते हैं जो साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी जी आदमी, मैं अपनी ही बात केवल कहूंगी, जब मैंने 61 से लिखना शुरू किया मैथिली में, जी हिंदी में मैं उससे भी पहले से लिखती थी, कादम्बिनी सारिका वगैरह में छपती थी, जी लेकिन लिखना शुरू किया तो मेरी जितने 18-19 किताबें प्रकाशित हैं, हर जी किताब में जो आप देखेंगे तो हर किताब में क्या है, उस समय की सामाजिक स्थिति, वो किताब जैसे जैसे छपती गई है वैसे जी वैसे उन किताबों में उस समय के समाज में क्या नारियों की स्थिति थी, क्या कैसे लोग रहते थे, क्या रहते थे, इन सब चीजों का विस्तृत विवरण है। इससे ही लगता है जो साहित्य किस तरह से समाज साहित्य में आ जाता है और तभी उसकी सार्थकता। आप देखो जो कबीरदास ने कब लिखा, जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और जी जी आज तक हम इस चीज को रट रहे हैं, लेकिन प्रेम का अर्थ कोई समझ पाता है तो आज दुनिया में इस तरह की बातें, तोड़ फोड़ की बातें नहीं हो सकती। बुद्ध जी का था, बुद्ध की परिकल्पना थी विश्व बंधुत्व की, यही जी प्रेम है सबका साथ, लेकिन वो आज भी सही है, क्योंकि कोई आज तक विश्व बंधुत्व का भाव रहता तो आज सारा विश्व जलता हुआ नहीं रहता, एक दूसरे को तोड़ता फोड़ता नहीं नजर आता। हम जी सब जगह बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए संस्कार को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो कबीर हो, तुलसी हो, कोई भी हो। इसलिए साहित्य का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है आदमी के जीवन में। जी जी मैडम, आपने अभी कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो एक सवाल मेरे मन में काफी दिनों से आ रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है या समाज साहित्य से प्रभावित होता है? दोनों एक दूसरे का अलग अलग है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों जी एक दूसरे, क्योंकि कोई अगर अवसाद से ग्रसित रहता है, या मान लो जी कोई आजकल का जीवन तनाव से ग्रसित है, बेकारी, भूखमंदी, सब चीज से जूझ रहा है आज का मानव, जी और जब वो कभी बैठता है, फुर्सत में होता है, तो कोई अच्छी किताब, अच्छा साहित्य लेकर, कोई प्रेरणादायक चीज लेकर वो बैठता है, पढ़ता है, तो उसके मन को शांति मिलती है, उसका तनाव युक्त जीवन जो है उसको कुछ तो कहीं से उसको चैन मिलता है, जो हाँ जिंदगी यही है। इसलिए लोग कहते हैं ना, जो महापुरुषों की जिंदगी भी जो है वो भी हमें प्रेरित करती है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न साहित्य के बिना समाज नहीं, न समाज के बिना साहित्य। आदमी जिस परिवेश में जीता है उसी परिवेश को आदमी लिखता है। जैसे मान लीजिए तुलसीदास ने लिखा, क्यों लिखा, मध्ययुगीन समाज पर, जबकि हमारे यहाँ तैमूर लंग गजनवी सबों के आक्रमण हो रहे थे, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम, और उस समय जो समाज को एकत्र करने के लिए जो ईश्वर पर से विश्वास उठ गया ये मानव का, तब उस विश्वास को, जो ईश्वर खुद अपनी रक्षा नहीं कर सके, सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो ईश्वर हमारी रक्षा कहाँ से करेगा। तो इस तरह का जो अविश्वास, तब उस समय वही समाज, वही तुलसी, वही कबीर, किसी ने निर्गुण के सहारे, किसी ने सगुण के सहारे लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, लोगों को जोड़ा। वो हमारे साहित्य का भी स्वर्ण काल है और हमारे मानव के मूल्यों का भी, जीवन मूल्यों का भी स्वर्ण काल रहा है वो। तो हम लोग कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और समाज भी साहित्य से प्रभावित है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एकदम दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम समाज से प्रभावित नहीं होंगे तो फिर हम लिखेंगे क्या, वैक्यूम लिखेंगे, शून्य में होंगे। फिर हमने तो अपने चारों बगल कुछ देखा ही नहीं है, समाज को क्या हो रहा है, और हम हवा में अपना उड़ते चले जा रहे हैं, तो उससे न समाज को फायदा होता है, न साहित्य को फायदा होता है। तो इसलिए जब भी होता है, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, मेरा अपना ख्याल है, जो दोनों एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। जी, लेकिन अभी कुछ साहित्य जो हमारे सामने आ रहे हैं मैडम, कुछ साहित्य की कृतियां जो आ रही हैं, वो लगता है कि मतलब समाज के बहुत ही विकृत चेहरे को दिखता रहा है, उसमें बहुत विकृत चेहरे को दिखाया जा रहा है। तो तभी हमारा मन पशुपेश में पड़ जाता है कि वास्तव में समाज का यही चरित्र है या साहित्य के द्वारा हम लोग और कुछ दर्शाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग पशुपेश, जैसे कई
हाँ, जैसे कुछ कहानियाँ आती हैं जिसमें कि महिलाओं से संबंधित बहुत सारी बहुत महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उससे संबंधित कई विकृत कहानियाँ हम लोगों के सामने आती हैं। तो हम लोग पशुपेश में पड़ जाते हैं, क्या वास्तव में एक समय में साहित्य समाज का स्ट्रक्चर ऐसा था, जो साहित्य को ऐसा लिखना पड़ा? या साहित्य ने आगे की चीज़ को लिख दिया कि हाँ, आगे ऐसा हो सकता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं? ये ज़रा आप बताएँ अपने अनुभव से मैम। हाँ, नहीं देखिए, मैं अभी कहा नहीं, इसी बात को मैंने कही है अभी तुलसी की या कबीर की लेकर के, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों ये किया। जी, आज भी वो कितना सत्य है, उन लोगों ने कैसे भविष्य को देख लिया। जी, जिस समय ये जो साहित्य जो होता है उसको वक्त वक्त उसे दिखाता है। कोई मान लो आज ही कोई लिख रहे हो आप लिख रहे हो और उसको कोई तरजीह नहीं दे रहा है, लेकिन जी, वो समय आता है जबकि वो दिखलाता है कि वो जो लिखा था वो आज कितना सच है। जी, तो इसलिए वो कोई भी निराधार नहीं होता है, कुछ भी हवा में कुछ भी नहीं होता है। जो जी, कुछ जी, होता है वो ये दूसरी चीज है, कोई लिखता है लेकिन ग्रहण करने की, पाठकों की ग्रहण करने की अपनी अपनी क्षमता होती है। जी, जैसे देखिए बुद्ध के, आप गए होंगे बुद्ध बोध गया, तो वहां आपने जी, देखे होंगे जो बुद्ध की, सारे विश्व के लोगों ने बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई हैं। तो जहां अपने देश के बुद्ध हैं, बुद्ध की तरह हैं, जहां चीनी लोगों ने बनाई है तो उनके बुद्ध चाइनीज की तरह हैं। थाईलैंड के वालों ने वहां टेम्पल बनाया है, उनके बुद्ध थाईलैंडी की तरह है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो किस कोई भी साहित्य ऐसा कुछ नहीं होता है जिसमें कुछ नहीं रहता है। लेकिन हाँ, ऐसे मत जो सोचे जो कुछ भी आदमी लिख दे बकवास और कह दे उसे साहित्य है, ऐसा नहीं होता है। मैं एक आपको और कहूंगी, हम लोग के जमाने में एक कुशवाहा कांत हुआ करते थे, जी, प्यारे लाल आवारा हुआ करते थे। तो जी, हम बच्चे थे, हमारे पापा हमें नहीं पढ़ने देती थी, हमारी बहनें नहीं पढ़ने देती थी। कुशवाहा कांत की लाल रेखा, जी, लाल रेखा किताब, हमारी बड़ी बहन ही थी, वो प्रोफेसर थे, मानी मेरी बहन थी बीना दीदी, वो हम लोगों की गार्जियन थी और वो तय करती थी हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। सबसे बड़ी मैं ही हूँ परिवार में, लेकिन जी, वो मेरी बहन है बड़ी हमसे, और उनके तो बाद में तो उनके हस्बैंड मेरे जिया जी प्रोफेसर हो गए, कॉलेज में मेरे हेड हो गए। जी, लेकिन वो तय करती थी, वो हमें नहीं पढ़ने देती थी लाल रेखा, नहीं तुम बच्ची हो तुम नहीं पढ़ोगी। और आज जब मैं लाल रेखा को देखती हूँ, मुझे इतनी अच्छी वो किताब लगी। आज जब देखती हूँ, उस समय जी, क्योंकि मैं बच्ची होंगी, मैं उस समय कुशवाहा कांत का नाम भी नहीं था, बहुत जो नाम लेते थे उसको खराब कहा जाता था उस जी, समय की। अब मैं एक इंग्लिश की किताब थी, सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरलीज लवर। अब जी, थोड़ी मैं बड़ी हुई तो मैं वो सब पढ़ने लगी, तो वो सब भी मनाई होगी मत पढ़ो, अभी तुम्हारी उम्र ये सब पढ़ने की नहीं है। फिर मैंने देखा जो भाई तो कुछ भी नहीं है, वही चीज है। थोड़ा वो जो अगर अज्ञे को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा अज्ञे में क्या नहीं है। अज्ञे के साहित्य को, नदी के द्वीप को हमने कम से कम 500 बार पढ़ा होगा उसे, हर बार जी, एक। और उससे ज्यादा क्या कहीं कुशवाहा कांत प्यारेलाल कुछ नहीं लिख सकते। जिस तरह से अज्ञे ने मानवीय भावनाओं को और स्त्री पुरुष के संबंधों को दिखाया है, वो समझने पर लगता है जो यूनिक है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा दर्शन है। इसलिए ग्रहण करने पर होता है ये ऐसा। अ, इसी से जुड़ी एक और मेरे मन में संशय है मैडम, कि हाँ, जैसे हम लोग टीवी सीरियल्स की जो पटकथा लिखी जाती है, आजकल जो टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, तो क्या टीवी सीरियल्स की पटकथा जो हमारी महिलाएं या हमारे समाज के लोग देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उन सीरियल्स की पटकथा से हम काफी प्रभावित हो रहे हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, जितना उस सीरियल्स में जो दिखाया जाता है वो हमारे समाज की असली रचना है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा संशय भी मेरे मन में आता है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें मैडम। होता क्या है, तो जब जी, से ये टीवी, और जब से ये टीवी आया घर घर में, पहले तो हम जी, लोग केवल टीवी को ही कहते थे। जो टीवी आया, ये एक डब्बा घर में कहां से आ गया जो आतंकवादी की तरह हमारी सारी संस्कृति को छीन ले गया, जी, इस जी, तरह की चीजें। इसके बाद जब टीवी में चैनल्स आने लगे और जब जी, उसके प्रचार आने लगे, तो हमें बहुत कष्ट होता था। जो कहा जाता है, जो हम आप जो बात कर रहे हैं, हुँ, इससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है दृश्य काव्य से, श्रव्य जी, काव्य से।
ज्यादा दृश्य काव्य हो गए, सिनेमा हो गए, ये टीवी हो गए, जो कुछ देखते हैं, नाटक हो गए, ड्रामा हो गए, सीरियल हो गए, ये सब दृश्य काव्य हो गए, इनका हम पर प्रभाव डायरेक्ट पड़ जाता है तुरंत। और इस तरह से टीवी सीरियल्स जो आ रहे हैं, मैंने तो ऐसा कभी हमारे फिल्म ही, मैंने बहुत इसके विरुद्ध भी बहुत लिखा पढ़ा है, आज से नहीं जमाने से, जब अचानक से पिक्चर की का ये फिल्मों का दौर बदल गया और अचानक से इस स्मगलिंग वगैरह दिखाने लगा, तरह तरह के अपराध दिखाने लगे, उस तरह के अपराध समाज में होने लगे। पहले दिखाया जाता था, पारिवारिक पिक्चरें दिखाई जाती थी, जिससे कि लगता था क्या जो परिवार विशृंखल होते होते भी कैसे एकजुट हो जाता है, उसका प्रभाव भी पड़ता था। लेकिन अब जो दिखा, उसके बाद शुरू हो गया, और इसके बाद शुरू हो गया बलात्कार की, अब वो जो है, और आजकल की फिल्में कुछ ऐसी होनी चाहिए जो जनरल लोगों पर अपनी छाप छोड़े, कुछ उसको देखने, लोग देखते हैं लेकिन क्या देख रहे हैं, हम क्या परोस रहे हैं लोगों के सामने, हम क्या अपनी आने वाली पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं। तो इस तरह के सीरियल्स भी इस तरह के बहुत कम है, जो अब आप सीरियल्स में दिखला रहे हैं, जो जिससे मैथिली का मैं कहती हूँ जी, धोती कुर्ता पहने हुए गांव का सीरियल दिखला रहे हैं, जो बना रहे हैं खुद फुल पैंट शर्ट में शहर में डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, और आप दिखला रहे हैं जो देहात में वहां का ये वातावरण, लोगों को इंटरेस्ट नहीं जगता है। भोजपुरी फिल्म जो आई, या भोजपुरी फिल्म एक से एक होती थी, हम लोग के दिमाग से गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो नहीं जाती थी, इतना बड़ा प्रभाव उस पिक्चर ने हम लोगों पर छोड़ा। लेकिन आज सीरियल के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से ये सब चीजें जो है समाज पर अच्छी चीजें, अच्छी मानसिकता नहीं दे रही है समाज को। इसलिए मैंने देखी एक ऐसे बहुत अच्छी फिल्म, सीरियल तो बहुत अच्छी भी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, अभी याद नहीं है नाम जो मैं किसी एक का नाम कहूँ, लेकिन कुछ सीरियल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है, मैं उसके लिए जी खोल कर लिखती भी हूँ। तो अब इस तरह का भी नहीं दिखाना चाहिए, जो कि बच्चे जिसको ग्रहण, आप उसमें एक संदेश दीजिए। सीरियल में दिखलाते हैं ताकि कुछ सीरियल्स को तो मैं नहीं ये करती हूँ, तो वो लोगों का टाइम किलिंग हो जाता है उससे, तो इसलिए जो है इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, आने वाली पीढ़ियों पर। तो उन लेखकों से हमें अनुरोध करना पड़ेगा जो टीवी सीरियल्स की पटकथा लिखते हैं, जिसको साहित्य का एक रूप बताते हैं, वो उनसे भी हम लोग इस माध्यम से अनुरोध करते हैं कम से कम ऐसी चीजें ना लिखें जो कि युवा बच्चों पर, तरुण बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाले। जी मैडम, हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले हाँ कुछ कह रही थी मैम, आप बताएं प्लीज, कुछ कह रही थी आप कुछ कह रही थी? नहीं कुछ नहीं, मैं सुन रही थी आपको। तो हम लोग परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको कार्यक्रम में लेना चाहूंगा। मैं सबके मैसेज पढ़ लूंगा, बाद में एक बार आप सबको धन्यवाद दे देंगे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से राजू मनियार साहब जुड़े हुए हैं, इन्होंने गुड इवनिंग और नमस्कार कहा है मैडम को। करिश्मा जायसवाल पटना से जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा नमस्कार मैडम। नमस्कार राजू जी, नमस्कार करिश्मा जी। मैडम बहुत सारे लोग हैं, आपके फैन बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको एक बार पढ़ लेता हूँ, आप एक बार सबको एक ही साथ बता देंगे। अच्छा, ओके। अहमदाबाद से अशरफ अली जी जुड़ रहे हैं, इन्होंने लिखा रिस्पेक्टेड मैम, वी वेलकम यू इन द एक मुलाकात शिक्षा तुरु के साथ में, थैंक यू। ये हमारे शिक्षा तुरु के मेंबर्स हैं। इन्होंने उज्जवल कुमार जायसवाल जी नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इन्होंने लिखा थैंक यू वेरी मच ऑन बोर्ड ऑफ शिक्षा तुरु। रितु कुमारी चेन्नई से जुड़ी हुई है, इन्होंने लिखा है वेरी गुड इवनिंग सर एंड मैम, थैंक यू। मीनाक्षी अली जी जुड़ी हुई है अहमदाबाद से, ये कह रही है आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंस एंजल जी सुपौल से जुड़ी हुई है, ये नमस्ते मैम कह रही है। अमित वांगड़ जी नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वेलकम मैम, वी आर प्राउड टू अमोंग अस, थैंक यू। सतीश वर्मा जी हैं, वो जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से, उन्होंने लिखा है रौनक जी सर शेफाली दीदी सब मैथिली से हो बात करवे तो बड़ सुंदर लगते। सतीश भैया हम कोशिश करब, हमार मैथिली बहुत कमजोर है, हम ऑनलाइन नहीं बात कर सकब, हम हिंदी में बात करब, हम माफी चाहे छी हम। शंकर मिश्रा साहब लिखे हैं गोर लागे छी दीदी, शिक्षा तुरु पर अबैक लेल अहाँ के बहुत बहुत आभार, हम सब सदा अहाँ के मार्गदर्शन के अभिलाषी छी और रहब। कुमारी रेणुका जी पटना से लिख रही है स्वागत है मैम। संगीता ठाकुर जी मुंबई से है, वेलकम मैम। प्रेरणा जी लिख रही हैं वेलकम मैम। सतीश वर्मा जी गोर लगे छी शेफाली का दीदी। संगीता अग्रवाल जी मुजफ्फरपुर से लिख रही हैं शेफाली जी देश के
देश की कोई जोड़ने वाली अपनी कोई रचना सुनाई जाए, जरूर हम लोग मैम से इस प्रोग्राम के दौरान रखेंगे। अभी हम लोग मैसेज पढ़ लेते हैं संगीता मैम, फिर हम लोग मैम से कोई सवाल रखेंगे। उज्जवल कुमार जायसवाल लिखे, आपने सही कहा कि सही साहित्य समाज का दर्पण है, किंतु समाज साहित्य से उतना जुड़ नहीं पाया है, क्या किया जा सकता है? ये सवाल भी रखेंगे हम मैम के साथ। उसके बाद अशरफ अली जी ने भी सवाल रखा है। श्वेता फिजा जी लिखी है, गुड इवनिंग मैम सर। जी जी मैम, धीरे धीरे बहुत सारा सुनने में अच्छा लग रहा है सुनने में। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे उनका लेंगे। सतीश वर्मा जी ने फिर लिखा है, साहित्य में प्रेमक महात्म पर शेफालिका दीदी से कुछ पूछल जाए। जरूर पूछल जाते सतीश भैया, जरूर जरूर। हम उनका से पूछवे जरूर ये सवाल। उमा सिन्हा जी कहते प्रणाम दीदी, फीलिंग प्राउड। तो ये बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीदी। इन लोगों को मैम, इन लोगों को एक साथ आप अपना आशीर्वाद दे दें। हम सबके बहुत बहुत प्यार करे छी, बहुत प्यार अपन भेजे छी। अपन भाषा सबसे पैघ मैथिली से बढ़ के कोनो भाषा नहीं, क्या तो मातृभाषा छियै ने मैथिली। अब नहीं जे कहि छथिन नहीं बाजे ले जाने छी, ओहो बाजे छथिन कुछ न कुछ मैथिली। तो एहि दुआरे हमरा दोसर चीज, हम हिंदी के प्रोफेसर छी, प्रोफेसर रही, हिंदियो में लिखने छी, लेकिन हमरा मैथिली से बहुत प्रेम है। एकर कारण की छै जे हमर पापा हमरा सबके घर में सिर्फ मैथिली बाजे ले कहलखिन। हम सब 10 भाई बहन छी, हमरो 6टा बाल बच्चा है। हम सब हमर सबके घर के भाषा मैथिली छोड़ के किछ नहीं। मैं, मातृभूमि आ मातृभाषा, ये 3 चीज हमर सबके जीवन के सिद्धांत रहले है, जे ए 3 चीज के अपमान हम सब नहीं कह सकै छी। तै दुआरे हमरा मैथिली से बहुत प्रेम है। आ समझो जे हम अपना के मैथिलीए बुझे छी। हाँ, अब अहाँ सबके पहले आगू मिथिला और मैथिली से हमरो सबके बहुत प्रेम है, चूंकि कार्यक्रम बहुत ब्रॉड लेवल पे चल रहा है। अहमदाबाद मुंबई से सब लोग जुड़ल है, तो सर्वग्राही होला हम हिंदी में ले जा रहा जी। हिंदी भी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। एकदम। मैम एक सवाल और आ रहा है, 77 वर्ष की उम्र में आप इतनी ऊर्जावान हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम, अभी लॉकडाउन में आपने कितने ऑनलाइन प्रोग्राम्स दिए हैं, आपकी ऊर्जा का राज क्या है मैम, ये बताएं हमारे दर्शकों को। बोलूं मैं? आपने कहा 77 बरस की, मैं 77 बरस की कहाँ हूँ? अरे वो तो उम्र जा रही है, गिनने वाला उम्र है। मैं तो वही 16 साल की बच्ची हूँ, प्लस 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 लगा करके उम्र जोड़ दीजिए। मैं दिल मन से जीती हूँ, तन से नहीं जीती हूँ। तन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, खाती हूँ, हो गया। दवाइयाँ चावल नहीं खाऊंगी। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत पॉजिटिव शुरू से ही, क्योंकि मेरे जीवन में आज मैं आपके सामने हूँ या सारी दुनिया के सामने हूँ। मेरे जीवन में 2 पुरुष का सबसे ज्यादा महत्व रहा है, एक मेरे पिता का, दूसरे मेरे पति का। पिता ने मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा इतना ज्यादा कि तुम्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई गलत कहता है तो सुन लो, लेकिन तुम अगर गलत होगी तब तुम्हें खराब लगेगा ना। अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें क्यों खराब लगेगा? बोलने वाले बोलते हैं, बोलने दो। तुम ठीक रहो, भीतर से बाहर, भीतर ट्रांसपेरेंट रखो अपना, अंदर कुछ बाहर कुछ मत रखा करो। और दूसरी, मैं सेंटिमेंटल ज्यादा हूँ और शायद ऐसे ही होते हुए मर भी जाऊंगी। और दूसरी क्या, तो पति ने देखा, जो कि मेरे इस चीज को, पापा के दिए हुए सिद्धांत को, पति और पत्नी में प्रेम का रिश्ता नहीं होता है, पति और पत्नी में विश्वास का रिश्ता होता है। जहां विश्वास है, पति प्रेम खुद का खुद चला आता है। लेकिन जहां प्रेम है वहां विश्वास आ जाए, ऐसा जल्दी नहीं होता है, लेकिन विश्वास में प्रेम होता ही है। और आज जो इतने सारे इन्होंने मेरे बायोडाटा पढ़े हैं, सहरसा में ये, सहरसा में वो, ये सब कुछ पति के कारण। क्योंकि मेरी तो शादी 15 साल की उम्र में हो गई, मैट्रिक पास करने के बाद। और तब से सिर्फ पति का प्यार लेकर, विश्वास लेकर के, उन्हीं के कारण से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जहां तक आपने अभी कहा ये रौनक जी, प्रेम की बात किसी ने पूछी। हाँ, ठीक कहा उन्होंने, मैथिली के बहुत प्रेमी हैं। जी जी, तो उनका प्रेम की बात जहां तक है, मैंने अभी कहा ना, जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ऐसा नहीं होता है जो सिर्फ प्रेमी प्रेमिका में होता है, सिर्फ लड़के लड़कियों में होता है, सिर्फ प्रेम होता है आपको पिता से,
प्रेम होता है माँ से, प्रेम होता है भाई बहनों से, प्रेम होता है अपने दोस्तों से। आज प्रेम है तब तो आप लोग मेरे अपने इतने हो गए हैं, प्रेम है तब तो ये सब हमसे पूछ रहे हैं। मैं प्रेम को समझती हूँ इतनी बड़ी चीज है जहाँ नो एक्सपेक्टेशंस, नो रिटर्न। प्रेम कभी प्रतिदान नहीं मांगता है। मैं तो अपने लिए हरदम मैं कहती रहती हूँ, तो मेरे को चीरोगे तो मेरे देश से केवल प्रेम प्रेम निकलेगा, खून नहीं निकलेगा, मांस नहीं निकलेगा, केवल प्रेम, क्योंकि मैं उसी की बनी हुई हूँ। और मुझे मतलब नहीं है जो कोई मुझे क्या कहता है, मैं देना खाली नहीं होता है, पैमाना है ऐसा। तो उससे देना तो जानो प्रेम दुनिया को, सारा दुनिया तुमको विश्व बंधुत्व की भावना आ जाए, अगर सारी दुनिया प्रेम का ये संदेश सीख जाए, लेकिन हम नहीं सीख पाते हैं। कबीर कहते कहते चले गए, बुद्ध कहते कहते चले गए, प्रेम का अर्थ नहीं जान पाए। काश ये प्रेम का अर्थ हम जान पाते, और आज भी नहीं जान पा रहे। इसलिए मेरे जीवन में प्रेम का, मैंने कहा है ना, जो द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वन फॉर लव एंड वन फॉर हेट। आई एम फॉर लव, बट आप नहीं कहिएगा अपने लिए जो मैं हेट में हूं, कभी कोई मनुष्य नहीं कहेगा। हेट क्यों करेगा मनुष्य? प्यार करना सीखो, प्यार कीजिए। बस देखिए, झगड़ा लड़ाई अपेक्षा उपेक्षा दूसरी चीज है, अपनी जगह है, वो तो होता ही। मैं तो यही कहती हूँ, पति पत्नी से ज्यादा झगड़ा दुनिया में किसी से नहीं होता होगा, बहुत होता है। कितना भी प्रेम रहे, लेकिन उस झगड़े को तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। लेकिन आखिर जब वहां वो निभ जाता है तो दूसरों से क्यों नहीं, दूसरे से क्यों आदमी टूट जाते हैं? इसलिए प्रेम का महत्व को मैं बहुत समझती हूँ। और हमारी आत्मा का मूल गुण भी तो प्रेम और आनंद है, जिसको हम प्रेम लोग और आनंद है। वक्त के और साथ देने में जो आनंद है वो लेने में कहाँ। जी जी मैम, हमारे साथ संगीता अग्रवाल मैम मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई हैं। मैम एक राष्ट्रीय सम्मान से प्राप्त महिला हैं। मैम एक जन्मजात नेत्रविहीन महिला हैं, जिन्होंने भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एमफिल किया है, पीएचडी किया है और संस्कृत की प्रोफेसर बनी है मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज में। मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, बड़े गर्व की बात है। इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि शेफाली जी देश को कोई जोड़ने वाली अपनी कोई रचना सुनाए। एक मैम उनके सम्मान में हम लोग जी जी देश को जोड़ने वाली अपनी रचना कोई सुनाए। ओ भगवान। अच्छा चलिए, तब तक और बात कीजिए, मैं और आप सुनाइए, मैं देखती हूँ। हाँ जी जी कोई बात नहीं जी। मेरे दिमाग में तो था ही। जी जी हमारी पिछली परिचर्चा जो जी कोई भी सुना दे मैम, कोई बात नहीं। वो मैम आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपको बराबर सुनती हैं। एकदम एकदम अभी मैं कह रही हूँ आपको, एक मिनट। अब वो अभी मैंने फेसबुक पर लिखा है, आपने जरूर पढ़ा होगा अगर फेसबुक पर होंगी तो। जी जी लिखने के लिए तो बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मुझे तो बोला नहीं गया था ना भाई। नहीं कोई बात नहीं मैम, वो अब दर्शक चाहते हैं तो आपको तो कुछ सुनाना ही पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, मैं देख रही हूँ, दर्शक के साथ साथ आप भी हैं लगे हुए। हम लोग को दर्शकों का मान तो रखना ही पड़ेगा जी। तो मैथिली में सुना देती हूँ कुछ भी। हाँ जी जी जी। अब ओ माय गॉड, भगवान। चलो, जो आगे में है वही सुना रही। हालांकि मेरी एक कविता अभी बहुत अच्छी कविता थी, अब मैं क्या कहूँ, अभी फेसबुक पर आज दिया है, लेकिन छोड़ो। मैं एक चीज कहती हूँ जी। मानव क्या मानव को पहचान सका है जी। मानव क्या मानव को पहचान सका, इस भाव को मैं मैथिली में कह रही हूँ। मानव की मानव क्या छीन सकल, माता मातृभूमि के की जैन सकल, माता मातृभूमि के की जैन सकल, तरहत्ती पर टगरैत पारा जका मानवक मोने अस्थिरता नहीं। तरहत्ती पर टगरैत पारा जका मानव मोने अस्थिरता नहीं। आदमी के जंगल बढ़ रहल, आदमी के जंगल बढ़ रहल, गाछ बिरिछ कटि रहल। कोनो बाट कोनो राह हाट, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, या कि चर्चक होय ओसारा, भीड़क अंत नहीं, भीड़क अंत नहीं।
की पैरे की रिक्शा की कार की स्कूटर तरह तरह के सवारी पर भागे उजहिया जोका चढ़ल मानवक अंत ने जी जी ई दिशाहीन भीड़ भूत भविष्यक चिंता ने वर्तमान से संतुष्टो नहीं भागि रहल अछि जन प्रवाह संवेदना तितिक्षा दुलार शब्द कोशे में रह गेल नहीं भेटैत अछि आब जल्दी मानवक आवश्यकता सन शब्द कोशो आइ बनि गेल मानवक आवश्यकता सन शब्द कोशो आइ बनि गेल निरर्थक शब्दक प्रयोजने की अछि कागजोक दाम तो बढ़ि गेल पत्र पत्रिका छपत कोना प्रदूषणक हल होयत कोना जा एकटा गाछ रोपैत जाइ छै ता 100 बच्चा जन्म लऽ लै छै जा एकटा गाछ रोपल जाइ छै ता 100 बच्चा जन्म लऽ लैत अछि ऑक्सीजन पावत कतऽ मेनिंजाइटिस एड्स कोरोना सन अनचिन्हार बीमारी लोक के मारऽ लागल मेनिंजाइटिस एड्स कोरोना सन अनचिन्हार बीमारी लोक के मारऽ लागल एतबे नहीं दहेजक बढ़ैत रोग बेटी के बाप के दाह लागल दहेजक बढ़ैत रोग बेटी के बाप के दाह लागल तखन ओ दिन दूर नहीं अछि जखन मानव के मारि के खाय लागत जाहि तरह के आपसी फूट में हम सब जन्म रहल छी जन्म लऽ लेलहुँ हैं मुदा एखनो एकटा समस्या प्रश्न बनल अछि जे ई महामारी कतऽ लऽ जायत हमरा सबके ई घरबंदी लॉकडाउन में कतऽ हम सब की करब ये एकटा बड़का समस्या बड़का प्रश्न हमरा सब में बनल रह जाइत अछि बहुत ही सामयिक कविता दीदी और मैम हमारी दीदी जो है संगीता दीदी नीक लागल हमरा सब दीदी कहैया अहूँ दीदी कहब तऽ हमरा नीक लागत हमारी संगीता दीदी सुन रही हैं आपके आदेश पर जो है मैम ने सुना दिया है संगीता जी बहुत बहुत आपको प्रणाम प्यार बहुत अच्छा लगा आपके लिए सुन करके जी जी हमारे बहुत सारे दर्शक आपसे ये भी पूछना चाह रही है मैम कि आप बहुत सारी किताबों को आपने लिखा है बहुत सारे प्रकाशन में है आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है ये भी सवाल आ रहा है जी जी अच्छा अब मैं एक बात कहूँ आपको जी मेरे 6 बच्चे हैं अब 6 बच्चों से आप पूछिएगा आपको इस सब में सबसे अच्छा बेटा बेटी कौन लगता है तो मैं कौन से क्या बोलूंगी आप बोलिए ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे मानस शिशु हैं मेरी कविताएं मेरी किताबें मेरी मानस शिशु हैं वो कविता जो जिस तरह से कविता कब जन्म लेती है जैसे कोई कवि वो पुरुष हो या औरत हो जब कोई कवि या कवित्री किसी के मन में कविता जन्म लेती है मन में तो वो लेबर पेन से छटपटाता रहता है जो कब उसी कागज पर उतारूं जब भी कविता उसके हृदय को आंदोलित करती है कोई कविता ऐसी पंक्ति आ जाती है अचानक से तो फिर कविता अचानक से ही आती है और वो जब आती है तो जब तक उसे कागज के पन्ने पर उतार न ले तब तक वो लेबर पेन से छटपटाता रहता है उसका हृदय और तब जाकर के जब उसे कागज पर लिख देता है फिर वो उसका मानस शिशु जन्म ले लेता है तो इसलिए मैं कैसे कहूँ मैं आज तक खुद नहीं जानती हूँ कि मेरी अपनी कौन सी किताबें अच्छी है सब चाहे तो सब बेकार लगती हैं चाहे सारी की सारी मेरी प्रिय लगती है मुझे इसलिए वो तो पढ़ने वाले बता पाएंगे दीदी मैम हम लोग दर्शकों को फिर बाद में लेंगे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ हम लोग परिचर्चा की आगे बढ़ाते हैं मैम एक सवाल आया है संतोष झा हजारीबाग से हमारे दर्शक लिख रहे हैं इन्होंने लिखा है कि मैम किस तरह साहित्य ने महिलाओं के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है साहित्य ने महिलाओं के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है देखिए साहित्य में महिलाओं की भूमिका अहम माने लेखिकाओं की साहित्य में जनरल साहित्य में नहीं साहित्य ने महिलाओं के उत्थान में किस तरह भूमिका निभाई है जो आम महिलाएं जो उत्थान महिलाओं का उत्थान हो रहा है उनका वैचारिक उत्थान और किस तरह प्रभावित करती है साहित्य
ये इनके कहने का तात्पर्य है। जैसे देखिए, मैं अपनी बात कहूंगी जी इसमें। मैं सब दिन से, मेरी जब शादी हुई, मैं एक ऑफिसर की बेटी थी और मैंने केवल साउथ देखा था, साउथ बिहार। मैंने गांव देहात कुछ नहीं देखा था। फिर जाकर मेरी शादी हुई, पूरी एकदम पक्की देहात में शादी हुई और पूरी जमींदार परिवार में, रूढ़िवादी परिवार में, जहां पर की घूंघट का पर्दा प्रथा इतना ज्यादा था जो मैं ससुर के भी पैर नहीं छू सकती थी। एक उन्मुक्त लड़की दक्षिण के परिवेश से, जो आज का झारखंड है, उस परिवेश से आकर के और सीधे देहात के परिवेश में। और इसके बाद मैंने देखा, मुझे पापा ने कहा था, माँ ने कहा था, जो जो लड़कियां वो होती है जो अपने ससुराल को अपना घर समझ करके उस तरह से उसको ये करती है। ये पापा ने संस्कार दिए थे, जो तुम पर कोई भी कुछ कहे तुम कभी जवाब मत देना। जो मैं वहां गई, घूंघट नेचुरली 2 हाथ का घूंघट था, जितना बड़ा हो सकता है। पूरे नौकरों से भी बात करने की इजाजत नहीं थी, एकदम रईस जैसा घर द्वार था। लेकिन मैंने वहां एक चीज देखी, जो मैं गोदाम घर में भी वहां पर मैं लेटी हुई थी, तो मैंने गोदाम घर में देखा अनाज के बोरे भरे हैं, बखारी भरे हैं, ठेक भरे हैं अनाज के। और मैंने देखा जो वहां मेरा संयुक्त परिवार था, 40 आदमी का परिवार था मेरा ससुराल, ज्वाइंट फैमिली। मैं अपने मायके में भी ज्वाइंट फैमिली में थी और यहाँ भी ज्वाइंट फैमिली में आ गई, वो सबसे बड़ी बहू बन के। और फिर मैंने देखा जो ये 4 सास थी मेरी, 3 ससुर थे, तो चारों औरतें जो हैं वो सिर्फ घर का कामकाज करती, अपना घर का कामकाज नहीं, सबके ऊपर नौकर लगा था। रसोई में चूंकि नौकर नहीं जाता, तो 3 सास मेरी रसोई में खाना बनाती थी, एक एक पारी का। और इसके बाद बड़ी वाली जो थी सास, वो सबकी मलकिनी थी, उनको बच्चे नहीं हुए थे। वहां मैंने देखा और तो किसी सास सब इतनी तेज, इतनी माने इतना ब्रिलियंट उन लोगों का दिमाग था। केवल शिक्षा से कोई बड़ा नहीं होता है, जब तक उसके मानसिक क्षितिज का विकास नहीं हो, जब तक सोच विकसित नहीं हो, तब तक MA BA पास करके क्या फायदा। तो इसलिए मैंने देखा कि माँ सब इतनी ज्यादा तेज हैं, लेकिन इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व विहीन नारी की तरह इन लोग हैं। वहां से मेरे मन में नारी मुक्ति के लिए, जो नारी को अपने अस्तित्व का भान दिलाना होगा, तुम भी कुछ हो या ज्ञान रहे। और तब फिर मैं सहरसा आ गई, जहाँ सहरसा में ये प्रैक्टिस करते थे, वहां आ गई। सहरसा में भी मैं अगर बाजार निकलती थी तो लोग मुझे कहते थे वो देखो बाजार जा रही है अपने पति के साथ। तो मैं रोती थी, जो देखो लोग ऐसे कहते थे, बोलने तो पति के साथ ही तो कह रहा है ना, दूसरे के साथ तो नहीं। और फिर मैंने वहां, मुझे पापा का वो अंतर, इसलिए कहते हैं संस्कार बच्चों को देना बहुत जरूरी है, जो आजकल के युवा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे मोबाइल से संस्कार पा रहे हैं। इट्स नॉट, आज के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन संस्कार माँ बाप के पास समय नहीं है जो बच्चों का विश्वास जीत सके, बच्चों को अपना बना सके। क्योंकि माँ बाप भी डूबे रहते हैं, वो भी मोबाइल में, सभी शांत रहते हैं, बच्चा शांत तो है, लेकिन उस मोबाइल में बच्चा क्या कर रहा है ये देखने की तो फुर्सत आपको नहीं है। 2 मिनट बच्चों के पास भी आप टाइम नहीं बिता सकते। तो इसलिए मेरे मन में वो गांव से ही वो नारियों के लिए, और तब मैंने अपनी सारी किताबों में सिर्फ नारियों के लिए, अपने सारे कविताओं में नारियों के लिए मैंने लिखी है। मुझे एक आपको मैं कविता कहती हूँ, आपने कहा कविता के लिए, मुझे याद, जितनी याद है उतनी कहती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, ये अपराध मेरा तो नहीं, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। तो तुमने कभी, तुम्हारी लेखनी ने मुझे संस्कृति के उत्कर्ष तक पहुंचा दिया, यानी यत्र नारीस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो तुम्हारी लेखनी ने मुझे संस्कृति के उत्कर्ष तक पहुंचा दिया, पर तुमने मुझे पाताल तक पहुंचा दिया, प्रकृति पटी पर उमड़ती कोसी का हाहाकार बना दिया। तुमने मुझे क्या बना दिया? कभी आंखों में कभी उसकी सर्द रात आती है, तो कभी बरसात सी छलक जाती है। जब भी दर्पण में अपना चेहरा देखती हूँ तो लगता है सीता की व्यथित परछाई मेरी आंखों में समा गई हो, और तब भीतर से एक ज्वार उठता है जो नहीं, मैं वो नहीं हूं जो हवा भी छू दे तो नारी मैली हो जाए, मैं वो नहीं हूं। हवा छूने से नारी क्यों मैली होगी?
उसी देह मांस से, हाड़ मांस से आप बने हो, उसी हाड़ मांस से मैं बनी हूं, तो फिर हम में तुम में अंतर क्या है? और जी। तब मेरे मन में ये, तब से मैंने नारियों को कहना शुरू किया। बहुत ज्यादा मैंने केवल नारियों के लिए लिखा है, नारियों के अस्तित्व को, उसकी चेतना को जागृत करने के लिए, उसे क्या वो क्या उसका अस्तित्व है। जो एक अगर बलात्कार नारियों लड़कियों के साथ होता है, स्त्रियों के साथ होता है, तो बलात्कार करने वाला घूम रहा है समाज में शान से, और वो औरत, वो लड़की अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझती है। क्यों? वो भी क्यों नहीं अपने आप को घृणित समझेगा? जो तुम में से अपने आप, तुम में उसमें अंतर क्या है? कहीं भी लोग कहते हैं ना भ्रूण हत्या करो, बेटियों को मत आने दो। अरे भाई, तो बेटियों के साथ कुछ भी गलत होता है कि कोई बेटा ही तो करता है, जी। ऐसी कोई तिस्तियां नहीं। तो आप बेटों को क्यों नहीं संस्कार दो? बेटे और बेटी दोनों आपके हैं, संस्कार आपको बचपन से ही देना पड़ता है। ये देश एक अच्छा स्वस्थ मानसिकता लेकर के आपके बच्चे आए, तो इसलिए जो है इसलिए मैं थोड़ी सी, मेरा जन्म भी 9 अगस्त को हुआ है, तो मेरे जी। मन में भी है थोड़ी सी, मैं बुराइयों को नहीं सहन कर पाती हूँ। मैंने जी। बहुत किया है, दहेज के लिए भी मैं बहुत लड़ी हूँ, और हमारा परिवार भी दहेज को गोमान समझता है, लेना देना दोनों, और जी। इसलिए मैं वो उसके लिए भी कहती रहती हूँ, आज भी लड़ रही हूँ। अभी भी दहेज मुक्त भारत की मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन जी। मैं यही है जो जब तक मैं कहती हूँ नारियों को, जो जब हर एक माँ अगर अपने बेटे में दहेज लेने से इनकार कर दे, तो किसी बाप की मजाल नहीं है जो दहेज ले ले। अगर हर एक बेटा अपनी शादी में दहेज लेने से इनकार कर दे, जो तब मैं शादी नहीं करूंगा, तो माँ बाप कोई नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये संस्कार हमें देना होगा, और मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से यही सब करती रहती हूँ। स्त्रियों का किस तरह से सामाजिक स्तर पर स्त्रियों को आगे बढ़ाया जाए। स्त्रियों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, स्वरक्षा, अपनी रक्षा खुद कर सके, ये उसकी आवश्यकता है आज, और वो साहित्य ही कर सकता है, साहित्य के माध्यम से होता है। लेकिन अच्छा, आप पूछिए फिर कहती हूँ। नहीं नहीं, आप बोलिए मैम, सवाल तो हैं ही आ रहे हैं। लेकिन मैं उसके संदर्भ में, लेकिन आज का जो ये डिजिटल जमाना है, जी। ये डिजिटल जमाना इतना तेज हो गया है, इतना तेजी से भाग रहा है। जो हम लिख रहे हैं, सब कोई लिख रहा है, साहित्य इस पर रचे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ रचे जा रहे हैं, सोचने के लिए विवश नहीं किसी को करता है। क्योंकि जैसे पुस्तक पढ़ करके हम 2 मिनट सोचने लग जाते हैं, जो क्या कुछ तो फीलिंग हमारे हृदय में आती है, वो डिजिटल साहित्य को पढ़कर वो फीलिंग नहीं आती है। तो इसलिए डिजिटल का भी इसमें अच्छा भी है और बुरा भी हो जाता है इसमें, लेकिन साहित्य तो रचे जा रहे हैं फिर भी। इसी डिजिटल पे एक सवाल हमारे पास है, हमारे एक दर्शक हैं नागपुर से ज्योतिष चंद्र वर्मा जी, उन्होंने पहले आपको प्रणाम कहा है और लिखा है कि कैसे आजकल सोशल मीडिया के सहयोग से साहित्य को और समाज उपयोगी बना सकते हैं हम लोग, उनका ये सवाल है। सोशल मीडिया तो इतनी बड़ी चीज है, वास्तव जी। में साहित्य के माध्यम से, और लोग बना भी रहे हैं, उपयोगी हो भी रहे हैं लोग, इससे बना रहे हैं इसको। लेकिन यही है जो इसमें एक सोशल मीडिया का सबसे बड़ी खराबी क्या है, जो हम आपस में लड़ भी पड़ते हैं उसी पर। हमारा सारा किया दिया खत्म हो जाता है। हम जो जितनी अच्छाई उसके माध्यम से हम कर सकते हैं, उसकी उतनी ही ज्यादा बुराई से, और देखिए बुराई बहुत जल्दी फैलती है, अच्छाई देर से फैलती है। सोशल मीडिया अगर अच्छा है तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, अगर उसको अच्छी तरीके से उसको लिया जाए। एक नया सोशल मीडिया में ये भी चलन हो गई है, जो एक ग्रुप सिस्टम बन गया है। ये ग्रुप सिस्टम, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज थी, है भी, लेकिन ग्रुप सिस्टम हमें आगे बढ़ाने के बाद बदले में हमें कभी कभी हमारी मनोवृत्ति को हिंसक भी एक दूसरे पर बना देती है। ये भी एक बात हो जाती है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए ये युवाओं का काम है, वो किस तरह से करे। हम तो हुए एक बीती हुई बात, हम तो बस जब तक हूँ तब तक हूँ, लेकिन आप लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। हर एक बुराइयों को खत्म करने के लिए जितनी नई पीढ़ी है, जितने युवा हैं, युवती हैं, उनको सब कुछ अगर है तो उनके हाथ में है। मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं,
तो जब मैं इस उम्र में इतना कर सकती हूँ, आप तो मेरे सामने जम कर खड़े हुए हैं, मैं तो यही जी। समझती हूँ। जी अगर जी आप आगे वो मशाल लेकर चलेंगे अच्छाई की, सच्चाई की, तो विजय तो होगी, देश हमारा होगा। आज देखिए देश की क्या दुर्दशा हो रही है। हमारे शहीद मर रहे हैं सीमा पर और हम आपस में लड़ रहे हैं। इस लड़ने के लिए वो मर रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। अब ये सब राजनीति की बातें हैं, नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बिना राजनीति की बातें भी हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। हम लोग बिल्कुल। क्रिएटिव सोच नहीं रखते हैं, रचनात्मक काम नहीं कर पाते हैं। अब हम छोटी लोग सी बात मैं कर, हाँ जी जी इसी नहीं, लगे मैं कह हुए रहा था कि जब हम लोग जी जी वैचारिक मतभेद को भी हम लोग ईगो का कारण बना लेते हैं, जिससे हमारी लड़ाई बढ़ जाती है। अच्छा, एक ईगो के कारण आपकी जितनी अच्छाइयां हैं वो सब खत्म हो जाती है, जी मैम जी। एक ईगो के कारण। क्यों भाई, ईगो क्यों, किस चीज का? जान आना आया है सब जहां से, वही सबको जाना है। ये जितने ठाठ पड़े हैं ना, वो महल दो महले हैं या कि आप फुटपाथ पर है, सब बराबर हो जाते हैं उस जगह जाकर के। तो जी इसलिए ईगो किस चीज का, यही सब बहुत बड़ी बात आपने कही रौनक जी। जी जो ईगो आखिर किस चीज का, हम में तुम में ईगो क्या है, यही बहुत खरा। हमें ये अहंकार हमें बड़ा बनने से रोकती है, ये अहंकार हमें कुछ जोड़ने से रोकती है। जहां प्रेम हमें जोड़ता है वहां अहंकार हमें तोड़ता है। जी लेकिन हम इससे जानते हुए भी हम इस अहंकार से ऊपर, हम कहते हैं आप मुझे प्रणाम करते हैं, प्रणाम जी करते हैं तो आप नहीं भी प्रणाम कीजिएगा तब भी मैं जो हूं वही रहूंगी। लेकिन आप अगर प्रणाम करते हैं तो आप अपने आप को बड़ा करते हैं, आप बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अहंकार वहां नहीं रहना चाहिए। और जी दूसरी बात ये कहूंगी, जो अपनी सोच को, अपनी सोच को थोड़ा सा आप देखिए, दूसरे आप अभी तक जितनी बातों करिए सभी मेरी जो है तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। किसी की तारीफ करने में एक नया पैसा खर्च नहीं होता है, क्योंकि जी ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। ये बोलने की आजादी है, अच्छे शब्द हैं, अच्छी भावनाएं हैं, सब कुछ है ईश्वर का दिया हुआ। लेकिन हम इतने कंजूस हैं कि हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वही ईगो, वही अहंकार। हम क्यों नहीं, तारीफ क्या लगता है हमारा? आप इतने अच्छे बोलते हो, बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपका अपना हो जाएगा अगर हम थोड़ी तारीफ करना सीख जाए। लेकिन ईगो हमें करने नहीं देगा। हमारा आगे बहुत बड़ी दीवार बनकर, रावण बनकर के, कौरव बनकर खड़ा हो जाता है। हमारा अहंकार हमारे आगे हमें अच्छा बनने नहीं देता है। मैम हमारे साथ कुमारी रेणुका मैम ने पटना से एक सवाल पूछा है आपके लिए। मिथिलांचल में साहित्य सृजन और समाज सेवा क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं की समर्थ उपस्थिति कैसे दर्ज हो? आपका क्या ख्याल है इस पे? कैसे वहाँ के लोग समाज सेवा में और साहित्य में आगे आएंगे, युवा और महिलाएं मिथिलांचल बहुत एरियाज में? बहुत वहाँ बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। हम जी लोग जितना भी विकास देख रहे हैं महिलाओं का, साहित्यकारों का, ये महानगरों की बात है। जी हम लोग तो जुड़े हैं गांव से, शहर जी से। जी ये सारा देश तो गांव का ही बना हुआ है ना। और जी हम आज भी अपनी जड़ को नहीं कर रहे हैं। मुट्ठी भर शिक्षित महिलाएं ही हैं जो लगता है महिलाओं का विकास हो रहा है। नहीं, जी हमारी देखना होगा जो हमारे यहाँ के। और इसलिए इसका है हमें शिक्षा, आप ये शिक्षा तरु है आपका। आप इस जी शिक्षा तरु, नाम इसका इतना सुंदर है, जो शिक्षा जी तरु तरु की तरह विकसित, पल्लवित, पुष्पित होता रहे, तो एक घनी छाया के साथ जी जी संस्कार और सामर्थ्य बांटता रहे ये तरु। जी और कोई जी भी तरु, तरु बड़ा होकर के ही तरु होता है, ये पौधा जी नहीं है। शिक्षा तरु है आपका। जी तो मैं सोचती हूँ जो एक भी संस्था छोटे छोटे दिए की तरह, एक भी दिया जलता है तो वहां का अंधकार खत्म हो जाता है। जी मैम तो इस तरह से मैं ये सोचती हूँ, सच इन्होंने कहा, जो तभी विकास हो सकता है जब वहां पर मानसिक और सांस्कृतिक शिक्षा विकास का मिले। संस्कार, एमए बीए, मैं फिर कहती हूँ एमए बीए पढ़ने से कोई शिक्षित नहीं होता है। जी शिक्षित होता है उनके संस्कारों को जागृत करने से, जी उनको मैम उनको अपनी पहचान दिलाने से। और ये वो लोग अच्छी तरह से कर सकती हैं। महिला को मैंने देखा है, मैं गांव में भी बहुत रही हूँ, मैंने देखा ही है
तो उस समय जब देखा था तब देखा था, तो क्या गुड़िया फैक्ट्री थी और क्या शिक्षा मित्र की प्राध्यापिकाएं थी, एकदम जो जाती थी तो गांव गांव ही नहीं लगता था, सब चल जी देती थी काम पर। लेकिन आज वही बिहार को देख लीजिए, आज मजदूर दौड़ के आ रहे हैं भाग के। हमारा जो हमने देखा स्वर्ण युग बिहार का, जी मिथिलांचल का जितने सारे शुगर मिल थे हमने देखी है आंख से, जितने सारे पेपर मिल हैं, जितने सारे फैक्ट्रीज थे, जी जितने सारे गृह उद्योग थे, गुड़िया फैक्ट्री थी, क्या नहीं था हमारे मिथिलांचल में। कटैया, बाढ़ से कटैया पावर हाउस था, वो भी हमने देखी है। जी कहाँ गए सारे? मिथिलांचल तो हमारा एकदम अंधेरे में डूब गया है। कुछ भी एक भी चीज विकास का मिथिलांचल में, एक भी शुगर मिल था तो एक की खेती होती थी, गन्ने की खेती होती थी, गन्ने की खेती से किसान खुशहाल रहते थे। अब हमारे देश के, हमारे स्टेट के, हमारे मिथिलांचल के किसान भाग रहे हैं। हमारा मिथिलांचल अभी खोल दे सारी चीजों को, तो अभी देखो जो सारे के सारे बाहर के इंजीनियर यहाँ नौकरी खोजने के लिए आएंगे। लेकिन हमारा विकास रुक गया है, और वो कैसे ठीक हो सकता है मैं नहीं जानती हूँ। इसको कैसे, हमारा आज मिथिला राज्य के लिए लोग हल्ला कर रहे हैं, सही है, क्योंकि बहुत प्राचीन काल में मिथिला राज्य हुआ करता था। आपने पढ़ा होगा, जहाँ मिथि नाम के राजा रहते थे। जी जी तो वो आज मिथिला राज्य के लिए लोग हल्ला कर रहे हैं, तो इसको भी लोगों ने राजनीति बना दिया। अरे आलतू फालतू राज्य बन गए हैं, मिथिला राज्य क्यों नहीं बन सकता है? कम से कम हम तो अपने को आगे कर सकते हैं, हम तो अपनी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप लोग अगर चाहती हैं जो कि हम लोग इसके स्तर को आगे बढ़ाए, तो हमें जमीनी काम करना होगा। वहां से भी हमें थोड़ा बहुत शिक्षा तरु अपनी तरफ से इस चीज को प्रचार करे, जो कैसे बच्चों को संस्कार दिया जाए, कैसे जी ये बड़े बूढ़े जो है, बुजुर्ग, एडल्ट एजुकेशन पहले होता था, जी जी उन लोगों में भी चेतना जागृत कराई जाए, जो तुम लोग को ये अधिकार है, तोरा बाद सबके वास्ते अनाज है, अहाँ सब ई किया न जाने छी, अहाँ सब ई किया न बुझे छी। कोई औरत प्रताड़ित नहीं होगी, कोई मर्द प्रताड़ित नहीं होगा। थोड़ी शिक्षा, थोड़ा संस्कार उन्हें बांटना होगा, उन्हें देना होगा। और उसके जी और साहित्य जिसमें लेखन क्षमता है, लेखना भी गॉड गिफ्टेड होता है। तो जिसमें लेखन क्षमता है वो जरूर लिखे, चाहे वो हम रहे या आप रहे, रौनक या कोई भी रहे। मैं जो भी लिखी, मुझे आज साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, क्यों? मेरी आत्मकथा पर। वो भी आत्मकथा क्या, मुझे बचपन से डायरी लिखने की आदत थी, और जी वो लिखते 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 लास्ट मेरे पास 50 सालों की डायरी जमा हो गई। और अचानक से मेरा जीवन अंधेरा में चला गया। फिर मैंने अपने को संभाला, और फिर उन डायरी के पन्नों को सहारे जीवन जी रही थी। तो मैं ये कहती हूँ, जो आप लोग सबको मैं ये कहती हूँ, जो आप लोग डायरी लिखने की, बर्नार्ड शॉ ने कहा है, तो हर आदमी अगर अपनी जीवनी लिखने लगे तो दुनिया में श्रेष्ठ उपन्यासों की कमी नहीं रही। हर जी जीवन एक उपन्यास है, हर जी जीवन उपन्यास है अपने आप। हर तरह का जीवन उसका है, हर तरह से बीतता है, अपनी अपनी गली, अपनी अपनी समस्याएं हर के साथ है। इसलिए अगर लिखने की जरा भी क्षमता है, नहीं भी क्षमता है, अपनी डायरी लिखा करें। इससे हो सकता है रिटायरमेंट के बाद या ओल्ड एज में बैठ करके उन डायरियों के पन्ने से उन जी शब्दों को फिर बैठ कर पिरोए, ये भी एक काम हो सकता है। इससे भी जी आप लोग संदेश दे सकते हैं। तो जी जी मैम, बहुत ही अच्छा आपने बताया। ये शिक्षा तरु हमारा जो प्रयोजन है, हमारा भी ये पंच लाइन भी है कि जिसकी छांव पहुंचे गांव गांव। हम गांव गांव घुसकर बहुत काम कर अच्छी, रहे हैं, हाँ। और हम कोशिश कर रहे हैं, आपने जैसा बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हम लोगों को दें। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे साथ जो मेंबर्स हैं, वो लगातार लगे हुए हैं मैम। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, मैं उनके बारे में चर्चा कर लूँ थोड़ा सा। और हमारे अच्छा साथ अच्छा, मीनाक्षी अली मैम जो है वो जुड़ी हुई हैं अहमदाबाद से। उन्होंने आपका स्वागत किया है और उन्होंने बहुत पूछा है कि बहुत आप धन्यवाद मीनाक्षी। हमारे साथ नेपाल से जुड़ी हुई है सविता रानी मल्लिक। उन्होंने मैथिली में लिखा है कि मौसी गोर लागे छी, बहुत नीक लाग रहल छी, बहुत लाग रहल अछि। सविता अच्छा, रानी हमरो मल्लिक जी बहुत नेपाल नीक से। लग रही है, जी हमरो नामे सुन के बहुत सुंदर लागे जी बहुत आ, धन्यवाद।
मंजेश कुमार जी चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि वेरी गुड इवनिंग मैम, बहुत सुंदर और सामयिक रचना आपने सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। रितु कुमारी भी जुड़ी हुई है चेन्नई से। सुनील झा जी जुड़े हुए हैं दरभंगा से। इन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं जुड़ पाया शिक्षा तरुण के इस कार्यक्रम में। मैडम आपका नाम अखबारों में सुना था, आज सुन पा रहा हूँ आपको, इसके लिए शिक्षा तरुण का आभारी हूँ। धन्यवाद सुनील झा जी, मैम का आशीर्वाद हम लोगों पे हमेशा रहे। जी जी। कुंदन कुमार जी इंदौर से लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत शिक्षा तरुण के द्वारा। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुंदन कुमार जी, मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, थोड़ा सा समय कम है। मैं एक अंत में आपसे एक अंतिम निष्कर्षपूर्ण रूप से आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक प्रेरणा शब्द, प्रेरणा रूपी बातें बताएं कि हमारे दर्शकों को, जो हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए, नए जनरेशन के लिए आप कुछ अपने आशीर्वाद रूपी वचनों को बताएं मैम। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी, अपनी बात कहती हूँ फिर। मुझसे मेरे घर का पता पूछते हो, मोहब्बत जहाँ लिखा है वो घर है हमारा। जी जी। जहाँ जहाँ प्यार है वहाँ वहाँ आपको मैं जरूर दिखूंगी। कखनो देखब देख लेब हमर छवि अपन उर्दर्पण। जब भी आपके जहाँ जिसके दिल में प्यार होगा वहाँ मैं जरूर होंगी। और मैं चाहती हूँ तो आप लोग, आजकल के बच्चे, आज का जीवन जो है, सब कुछ अच्छा रहते हुए भी हमारे बच्चों के पास सहन शक्ति, सहनशीलता खत्म हो गई है। वो बड़ों की बात सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहा है। तो हम लोग इस सोच को जरा सा देखें। हमें आने वाली पीढ़ी को, कोई भी देश मात्र नदी नाला पहाड़ से सुंदर नहीं होता है। देश तभी सुंदर होता है जब वहाँ के नागरिक आपस में प्रेम में, सद्भाव में, सहृदयता में रहे, तभी जाकर के वो देश सुंदर होता है। और इस देश को अपने बच्चों में माँ के प्रति, मातृभूमि के प्रति और इसके प्रति, मातृभाषा के प्रति जरूर, कोई भी भाषा रहे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पन्नड़, जो भी अपनी मातृभाषा है, हर एक भाषा के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम बढ़ाए। और आप लोग देश सिखाइए, देशभक्ति बतलाइए उन्हें। हमारा देश कहाँ जा रहा है इसकी चिंता मुझे इतनी है। आप लोगों से मेरा अर्ज है, तो आने वाली पीढ़ियों को आप लोग बतलाइए, हमारे देश से इंडिया को हटाइए। हमने इंडिया करते करते अपने देश को खो दिया है। न इंग्लैंड का नाम दूसरा है, न अमेरिका का नाम दूसरा है, हमारा नाम भारतवर्ष है, हमारा नाम इंडिया क्यों है? आप क्यों इंडिया इंडिया बोलते हो? नहीं नहीं, इंडिया इंडिया मत बोलो, और मत बोलो प्लीज, इंडिया इंडिया मत बोलो आप। मेरा आपसे यही गुजारिश है, आप भारतवर्ष बोलो, हिंदुस्तान भी बोल दो, इंडिया मत बोलो। नहीं तो हम कब तक अंग्रेज के गुलाम रहेंगे? हम अपने देश तो आ जाए, जब तक इंडिया नहीं खत्म नहीं करेंगे हम अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। आप लोगों से मेरी यही इल्तिजा है कि आप लोग इस देश को सुंदर बनाइए, सुंदर नागरिक पैदा कीजिए, आने वाले पौधों को सुंदर सा एक विशाल वृक्ष हमारा देश फिर से पुराने काल में फिर से उस तरह के सौहार्दपूर्ण विश्व बंधुत्व की भावना में भर जाए और प्रेम को समझे, प्रेम का अर्थ जाने। मैडम आपकी बातों से पूरी प्रेरणा हमें मिल रही है, हमारे दर्शक भी काफ़ी प्रेरित हो रहे होंगे, और आप हमारे इस कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम एक बार फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। हमारे रिक्वेस्ट जरूर, मुझे जब बुलाइएगा, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं पहुँच जाऊंगी, जब बुलाइएगा मैं पहुँच जाऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार, बहुत आभार प्यार सबको मेरा। सारे दर्शक मेरे अपने हैं, सारे दर्शक मेरे अपने हैं, सारे मेरे में है डूबे हैं। जब भी आपको मेरी कोई बात हो, मैं आप लोग के लिए हरदम हाजिर रहूंगी। बहुत बहुत प्यार मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ आज थी प्रसिद्ध लेखिका, साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत डॉक्टर शेफालिका वर्मा, दिल्ली से जुड़ी हुई थी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपने महत्वपूर्ण विचार रखे, अपने सवाल रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, हम आपसे उम्मीद करते हैं। इसी के साथ शिक्षा तरुण आपसे विदा लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।